आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ना है। क्लास 12 से रिलेटेड या नीट या जेई जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ की। तो किरचॉफ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड दो नियम दिए थे, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ। स्टूडेंट्स, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम लोग केसीएल भी कहते हैं क्योंकि ये लॉ करंट से रिलेटेड थे, तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। सी का मतलब हो गया करंट लॉ। और जो किरचॉफ का स्टूडेंट सेकंड वाला नियम है, इसको हम लोग शॉर्ट में केवीएल भी कहते हैं। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये जो नियम था ये वोल्टेज के ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम लोग केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। फिर आते हैं किरचॉफ के पहले नियम पे। किरचॉफ के पहले नियम को स्टूडेंट्स हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। उसी तरीके से किरचॉफ के सेकंड नियम को हम लोग मेश रूल कहते हैं। मेश रूल या इसको हम लोग लॉ ऑफ क्लोज्ड लूप भी कहते हैं। लॉ ऑफ क्लोज्ड लूप। किरचॉफ का जो स्टूडेंट्स पहला नियम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पे लिख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। और स्टूडेंट्स, किरचॉफ का जो सेकंड वाला नियम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों जो भी हमने आपको बताए हैं, एक नंबर एसएसएल विजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि नियम कहता क्या है। तो किरचॉफ का जो स्टूडेंट्स पहला नियम है ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं कई सारे वायर आकर के अगर किसी पॉइंट पे मिलते हैं, तो जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स कई सारे वायर आके मिलते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन। तो इसी वजह से किरचॉफ का जो पहला नियम है इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई सारे वायर आकर के मिल रहे हैं, पहले में करंट I1 है, दूसरे में I2 है और तीसरे में I3 है। और सपोज करिए यहाँ से ऐसे दो वायर निकल गए, I4 और I5, ठीक है ना। अब मान लीजिए पहले में करंट आ रही 2 एम्पियर, दूसरे में 3 एम्पियर और तीसरे में 5 एम्पियर। तो 2 और 3 5 और 5 10 एम्पियर की करंट जंक्शन पे आ रही है। और स्टूडेंट्स, अगर 10 एम्पियर की करंट जंक्शन पे आ रही है तो जंक्शन से जाएगी भी तो 10 ही एम्पियर, यानी हो सकता है 5-5 एम्पियर चली जाए, या हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो यहाँ 4 एम्पियर जाए और यहाँ 6 एम्पियर चली जाए, या हो सकता है यहाँ 2 एम्पियर जाए, यहाँ 8 एम्पियर आए। कहने का मतलब यह है कि किसी जंक्शन पे जितनी करंट आएगी जंक्शन से उतनी ही करंट जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर आई, इधर निकल गई 50 एम्पियर, इधर निकल गई 100 एम्पियर, कहीं हम ज्यादा निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है, जंक्शन पे जितनी करंट आएगी जंक्शन से उतनी ही करंट जाएगी। यही नियम था किरचॉफ का पहला, यानी किसी जंक्शन पे आने वाली करंट का सम। तो ये 3 करंट आ रही है I1 I2 I3, तो तीनों को ऐड कर लिया, इट इज इक्वल टू द जंक्शन से जाने वाली करंट का सम I4 प्लस I5। अब I4 प्लस I5 अगर इधर आएगा स्टूडेंट्स तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इधर आएगा माइनस का I4, ये भी इधर आएगा माइनस का I5 और इज इक्वल टू उधर बचेगा 0। अगर थोड़ा सा टेक्निकल वे में हम इसको लिखें तो प्लस लगा के क्या माइनस I4 ऐसे नहीं लिख सकते, और यहाँ पे भी हम लोग प्लस लगा के क्या माइनस I5 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसका मतलब तो वही है ना कि देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वापस वही टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पे आने वाली सभी करंट का, ठीक है ना। अब आप कहेंगे ये तो जाने वाली थी जंक्शन से, भाई आने वाली तो ये है, ये तो जाने वाली है, तो जाने वाली है तभी तो माइनस लग गया ना, तो डायरेक्शन पलट गई, तो आने वाली हो गई। तो किसी जंक्शन पे आने वाली सभी करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। यानी इसको लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब सभी समेशन हो गया या सबका सम हो गया, किसका सम है, करंट का, इट इज इक्वल टू द 0। यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करेंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द 0। और स्टूडेंट्स, करंट है क्या, करंट एक्चुअली में क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो यानी जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। इसका मतलब जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज उधर है। यानी चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो खाली एक वायर से दूसरे वायर में ट्रांसफर हो रहा है, यानी चार्ज कंजर्व है। इसी वजह से किरचॉफ के पहले नियम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। अब आते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पे। स्टूडेंट्स, किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाने का तरीका बताया था। अब देखिए कैसे बताया था। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एक सर्किट ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज करिए कि ये एक सेल है,
इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया E1 और ये R1। और उसके बाद जो अच्छा न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू दी होगी कि 2 वोल्ट का है 0.5 ओम। ये दूसरा सेल हो गया। यहां पर भी मान लीजिए कि हमारे पास सेल है, इसका ईएमएफ हो गया E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स R2। ठीक है ना। अब यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। अब E1 जो करंट दे रहा है I1, E2 जो करंट दे रहा है I2। अब देखिए ये इधर वायर ये इधर वायर आया, दोनों आके जुड़ गए यानी ये जंक्शन बन गया। तो जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जंक्शन से जाने वाली करंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स करंट जाएगी I1 प्लस I2 और यहां से करंट I1 प्लस I2 जाएगी और फिर ये डिवाइड हो जाएगी। इधर करंट जाएगी I2 और इधर करंट जाएगी I1। तभी I1 इधर से निकलती हुई फील होगी और I2 इधर से निकलती हुई फील होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली हमको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछी जाती है कि ये R के ऊपर कितनी करंट आएगी। तो R के ऊपर कितनी करंट आ रही है स्टूडेंट्स I1 प्लस I2। तो हम I1 निकालेंगे I2 निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यह कहा जाएगा कि भाई दोनों सेल कितनी करंट दे रहे हैं। सपोज करिए कि ये 5 वोल्ट का सेल है, 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। 2 वोल्ट का सेल है, ये भी 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो बताइए दोनों सेल कितनी करंट दे रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा के इक्वेशन बनाते हैं और फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। उसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट दौड़ रही है। तो ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट दौड़ती है, इसको हम लोग कहते हैं लूप। तो स्टूडेंट्स ये हो गया पहला लूप और ये हो गया दूसरा लूप। इसमें भी करंट दौड़ रही है, इसमें भी दौड़ रही है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो सर्किट है यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस हो तो वो तीसरा लूप बन जाएगा। तो कितने भी लूप हो सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका इक्वेशन आराम से बना ले जाएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट लूप के लिए। देखिएगा ध्यान से, लूप में स्टूडेंट्स हम अपने चलने की एक डायरेक्शन ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि लूप में हमको एक चक्कर ऐसे लगाना है, ठीक है ना। हमने अपने चलने की ये डायरेक्शन ले ली कि हम इधर से ऐसे चलेंगे और ऐसे वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम चलेंगे तो जहां रेजिस्टेंस आएगा वहां हमें रुकना है। रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट लेना है। करंट अगर हमारी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव, ठीक है ना। देखिए करके बताते हैं। हम यहां से चलना ऐसे शुरू किए, चलते चलते पहुंचे यहाँ पे R2। तो हम आ गए R2 पे, रेजिस्टेंस। अब यहाँ रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट लेना है। तो R2 पे देखिए कितनी करंट आ रही है स्टूडेंट्स, I2। लेकिन हम यहाँ घूम के बाहर की तरफ जा रहे हैं और करंट अंदर की तरफ आ रही, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो -I2। अब रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट हो गया, प्लस लगाया, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े तो ये देखिए रेजिस्टेंस हमको मिला R1। अब R1 पे देखिए कितनी करंट आ रही है, I1। और स्टूडेंट्स हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, करंट भी नीचे से ऊपर आ रही है, यानी I1 ये प्लस का ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए हम वहां पहुंच गए जहां से चलना शुरू किए थे। तो जब एक चक्कर हो जाएगा तो इज इक्वल टू का साइन। अब हम देखेंगे कि इस सेल में कितनी बैटरी लगी है, उसका ईएमएफ क्या है। तो सेल अगर हमारी डायरेक्शन में करंट दे रही है तो ईएमएफ पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। तो देखिए ये वाली सेल हमारी डायरेक्शन में करंट दे रही है तो इसका ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और ये इधर अंदर जा रहे हैं और ये करंट बाहर दे रहा है तो माइनस का E2। सो दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से अच्छा न्यूमेरिकल में वैल्यू दी होगी कि R2 0.5 है तो -0.5 I2 1 I1, ठीक है ना। इस तरीके से 5 - 2 तो इक्वेशन टाइप से बनेगा। अब इसी तरीके से आते हैं सेकंड लूप के लिए। और जब सेकंड लूप के लिए आएंगे तो यहाँ पे भी अपने चलने की एक डायरेक्शन मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया। तो हम ऐसे चल रहे हैं, चलते चलते पहुंचे यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस आ गया R पे जरा करंट देख लेते हैं। तो करंट है I1 प्लस I2। हम देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऐसे, और करंट भी ऊपर से नीचे आ रही है, यानी हमारी ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहने वाली है। प्लस हमने लगाया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ये रेजिस्टेंस R2। अब करंट देखिए I2 आ रही है और हम इधर नीचे से ऊपर, करंट भी देखिए नीचे से ऊपर, यानी हमारी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो गया। फिर हम वही पहुंच गए जहां से चलना शुरू किया था। तो एक चक्कर हो गया तो इज इक्वल टू का साइन। अब बात करते हैं ईएमएफ की। तो जब हम चल रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी दे रहा है तो E2 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई लूप है, उसमें सेल लगा ही नहीं है। तो जब सेल नहीं लगा है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो वहां पे इज इक्वल टू करके 0 लिख लिया जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इन एनी क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द
ईएमएफ ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन दैट लूप। आई होप किरचॉफ का दोनों नियम आपको समझ में आ गए हैं। कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में। Thank you.